Hello, dear students. This is the third part of chapter 5 towards green energy. So इसके पहले वाले वीडियो में दैट इज पार्ट 2 में हमने क्या कंप्लीट किया था? हमने कंप्लीट किया था बेटा कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे थे। उसके बाद उसमें से भी हमने दो तरह के कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें से पहला था थर्मल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट विच रन्स ऑन द बेसिस ऑफ कोल। तो कोल को इस्तेमाल करके कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था थर्मल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर दोनों वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको ये वाली वीडियो और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं ये वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट क्या होता है। तो सबसे पहले तो भाई क्या होता है न्यूक्लियर एनर्जी, किसे कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी? तो शायद कुछ लोगों के लिए ये नया शब्द होगा और कुछ लोगों ने शायद सुना भी होगा न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है। तो हम एक बार शॉर्ट में बता देते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है और ये इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो मेन प्रोसेस जो यहाँ पर हमारे पावर प्लांट के अंदर होने वाली है वो है न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। न्यूक्लियर फिजन मतलब न्यूक्लियस का फूटना। देखिए हमारे पास 118 अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं। ठीक है, यू नो दैट 118 अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं, जिनमें से कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनके न्यूक्लियाई जो होते हैं, न्यूक्लियस जो होते हैं वो हैवी न्यूक्लियाई कहे जाते हैं। हैवी न्यूक्लियाई मतलब उनके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होते हैं। ये कुछ ऐसा है कि जैसे एक बलून लीजिए और उस बलून के अंदर आप क्या करिए, हवा फुलाते जाइए, हवा भरते जाइए, हवा भरते जाइए, उसको फुलाइए, हवा भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे, तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसकी जो लिमिट है वो उसकी लिमिट तक पहुंच जाएगा, और जैसे ही आप उसमें और थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा हवा भरेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बलून फूट जाएगा और उससे क्या होती है, बहुत बड़ा धमाका, ऐसे साउंड आता है ना, जोर से एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हम लोग लॉजिक यूज करने वाले हैं। कैसे? तो दो ऐसे एटम्स हैं जैसे कि यूरेनियम और प्लूटोनियम, जिनका इस्तेमाल आप यहाँ कर सकते हो। ये हैवी आइसोटोप्स हैं। देखिए यहाँ पर तो हमने कौन सा एटम यूज किया हुआ है, इसके अंदर यूरेनियम का इस्तेमाल किया हुआ है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92 एंड एटॉमिक मास नंबर है 235। तो 235 यूरेनियम जो है ये हाईली रेडियोएक्टिव है। मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो कम्प्लीटली फिल्ड है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। अब 92 इसका एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब इसके पास 92 प्रोटॉन्स होंगे। अब इसको अगर आप माइनस कर लें 235 में से 92 माइनस कर लें तो कितने हो जाते हैं, 163। अब ये इतना है कि ये पूरा न्यूक्लियस भरा हुआ है हवा से। हवा से तो नहीं, जैसे बलून हवा से भरा हुआ था, अब ये न्यूक्लियस किससे भरा हुआ है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से भरा हुआ है। अब इसमें इतनी जगह तो है नहीं बिल्कुल भी। अब इसमें अगर एक भी न्यूट्रॉन क्या करेंगे आप, इसमें जबरदस्ती एंटर करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो आपने अगर एक और न्यूट्रॉन ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये यूरेनियम 236 बन जाएगा, और इसके पास कितने हो गए, 163 + 1 मतलब 164 न्यूट्रॉन हो गए इसके पास। ठीक है, अब जैसे ही ऐसी कंडीशन आएगी ये क्या हो जाएगा, यूरेनियम ब्लास्ट हो जाएगा। यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, दो टुकड़ों में बट जाएगा, फिजन हो जाएगा उसका। फिजन मतलब क्या होता है, दो टुकड़ों में बटना, और न्यूक्लियस का फिजन मतलब न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, तो जो यूरेनियम का न्यूक्लियस है वो दो टुकड़ों में बट जाएगा, टूट जाएगा। तो उसमें से दो जो एटम्स बनेंगे, कौन से बनेंगे, एक बनेगा आपका बैरियम। ठीक है, बैरियम का एटॉमिक नंबर 56 है और मास नंबर है 141। देन दूसरा बनेगा यहाँ पर क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का 36 एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है 92। इसके अलावा क्या रिलीज होंगे, 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। तो जो 164 न्यूट्रॉन थे उसमें से 3 न्यूट्रॉन जो है वो ऐसे ही रिलीज हो गए, फ्री न्यूट्रॉन हो गए, और बाकी के न्यूट्रॉन जो है वो बैरियम और क्रिप्टॉन में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो एक तो बना बैरियम, दूसरा बना क्रिप्टॉन, तीसरी चीज़ बनी यहाँ पे न्यूट्रॉन्स। उसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पे जो कि यहाँ रिलीज हो रही है, वो है हाई एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या रिलीज हो रही है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। मतलब एक यूरेनियम एटम अगर ब्लास्ट होता है, उसका अगर फ्यूजन होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इसी एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कह रहे हैं। और ये एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि इससे आप एक छोटे से गांव को क्या दे सकते हैं, 1 महीने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे, एनर्जी कहिए आप, क्या हो जाती है, यहाँ पे जनरेट हो जाती है। अब ये रिएक्शन यहाँ रुकेगी नहीं। ठीक है, ये प्रोसेस जो है यहाँ रुकेगी नहीं। क्या होगा, अब आगे के देखो, यहाँ पे ये और यूरेनियम एटम्स हैं। अब आप एक यूरेनियम एटम तो ले नहीं सकते ना, एटम कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो एक यूरेनियम एटम तो ले नहीं सकते। तो ये क्या होगा, आगे वाले यूरेनियम एटम्स पे जो 3 न्यूट्रॉन है क्या होंगे, एनगल्फ हो जाएंगे या उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, और क्या बन जाएगा, यहाँ पे यूरेनियम 236 बन जाएंगे 3
फिर ये ब्लास्ट होगा तो बैरियम क्रिप्टॉन बनेगा, ये भी बैरियम क्रिप्टॉन बनेगा, सेम यहाँ पर भी बैरियम और क्रिप्टॉन बनेगा। उसके अलावा 3 न्यूट्रॉन बनेंगे और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ पे हर प्रोसेस में बनेगी। तो 4 यूरेनियम एटम को अगर आपने ब्लास्ट किया है सिर्फ यहाँ पर, तो कितने हो गए, 800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी बन जाती है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है बेटा, ये कौन सी एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाएगी, ठीक है। इस न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे। अच्छा, अब ये रिएक्शन यहाँ रुकेगी नहीं, आगे जो ये और 3 यूरेनियम एटम रिलीज, जो 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए हैं, ये आगे और 3 यूरेनियम एटम्स को क्या करेंगे, फ्यूजन करवाएंगे। तो इसको पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप, एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन यहाँ पे होती है। तो सोचिए कितनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ रिलीज होती है और उस एनर्जी से हम कितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेम मैकेनिज्म आपका काम करता है किसके अंदर, एटम बॉम्ब के अंदर या न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर, सेम पूरा प्रिंसिपल सेम रहता है। अब आप इमेजिन करिए कि अगर आप एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं, मान लीजिए 0.01 मिलीग्राम अगर आप यूरेनियम लेते हैं, यूरेनियम येलो कलर का एक पाउडर्ड फॉर्म में भी मिलता है या फिर ज़मीन में से निकलने वाला एक एलिमेंट है, ये आपको पत्थरों के फॉर्म में भी मिलता है, तो उसको आप पाउडर करके इस्तेमाल करते हैं। तो 0.01 mg भी अगर लेते हैं तो उसमें लाखों यूरेनियम एटम्स होते हैं। और मानिए सपोज इमेजिन करिए कि अगर ये रिएक्शन कंटिन्यू होती है आगे, तो कितने सारे ब्लास्ट होंगे और कितनी बड़ी मात्रा में एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। तो ये बहुत ट्रिमेंडस एनर्जी जनरेट करने का एक प्रोसेस है न्यूक्लियर फिजन। अब एटम बॉम्ब और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या डिफरेंस होता है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर, हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए पावर प्लांट के अंदर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर और एक एटम बॉम्ब में क्या डिफरेंस होता है, तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर या हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। यहाँ कुछ रॉड्स वगैरह लगाई जाती है ताकि इन न्यूट्रॉन्स को क्या किया जाए, ब्लॉक कर लिया जाए और ये आगे की रिएक्शन कंटिन्यू ना हो, मतलब एक लिमिटेड कंट्रोल्ड वे में एनर्जी जनरेट हो, उसका ध्यान रखा जाता है। लेकिन एक न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर कोई कंट्रोल रॉड्स नहीं होते हैं, ये अनलिमिटेड जितना होना चाहे, जितने भी यूरेनियम एटम्स होंगे सारे के सारे यूरेनियम एटम्स को ब्लास्ट कर देंगे हम, और उससे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी जनरेट हो जाएगी और उससे ब्लास्ट हो जाएगा। उसके अलावा कई सारी रेडिएशन भी निकलेगी, जो हार्मफुल रेडिएशन होती है, उससे कई सारे कैंसर हो सकते हैं, स्किन कैंसर हो सकता है, या हो सकता है कई तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो, ठीक है। तो बहुत सारे इसके इल इफेक्ट्स होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ फिर न्यूक्लियर बॉम्ब में और एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हम कंट्रोल्ड वे में क्या करते हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब में उसको कंट्रोल्ड वे में नहीं किया जाता। ओके, तो ये पूरा बेसिक प्रिंसिपल है हमारे न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट का, कि वो कैसे काम करेगा, किस तरह से एनर्जी हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे और इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो क्या दिया हुआ है हमको, इसमें दिया हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें कैसे पूरी तरीके से चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, उसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको चाहिए न्यूक्लियर रिएक्टर। तो भाई आपको अगर ये इतनी बड़ी खतरनाक रिएक्शन करनी है, इतना बड़ा खतरनाक प्रोसेसिंग करना है जिसमें बहुत सारी एनर्जी बनती है, तो उसको क्या हवा में थोड़ी दिवाली के फटाखे जैसे फोड़ देंगे हम, जैसे हम दिवाली का फटाखा हवा में फोड़ देते हैं, वैसे थोड़ी फोड़ देंगे इसको। इस रिएक्शन को करने के लिए, इस प्रोसेस को करने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए, एक टैंक होना चाहिए, ठीक है। उस टैंक को हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। एक स्पेशल टैंक बनाया जाता है, उस टैंक के अंदर ये रिएक्शन होती है, इसको न्यूक्लियर रिएक्टर कहा जाता है। और वो टैंक इतना खतरनाक होता है कि उसकी दीवारें 1 मीटर मोटी होती है, 1 मीटर मोटी दीवारें वाला टैंक है ये, ठीक है। और उसके लिए कई सारे कंट्रोल करने के लिए सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो इम्प्लाई किए जाते हैं। देन न्यूक्लियर रिएक्टर के आगे क्या रहेगा, यहाँ पर एक सिस्टम रहेगा फॉर जनरेशन ऑफ स्टीम बनाने के लिए, है ना। मतलब पानी को बॉयल करिए, अब यहाँ पे जो एनर्जी थी, ठीक है, कौन सी एनर्जी थी, ये जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है, इस एनर्जी की मदद से हम क्या करेंगे, इसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और उससे पानी को बॉयल करेंगे। पानी को बॉयल करेंगे तो स्टीम बनेगा, स्टीम के पास काइनेटिक एनर्जी होगी और उससे हम स्टीम टरबाइन चलाएंगे, ठीक है। तो अब एक सिस्टम चाहिए आपको, बॉयलर चाहिए पानी को बॉयल करने के लिए और उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। फिर उसके आगे लगा होगा एक स्टीम टरबाइन जो स्टीम की वजह से घूमेगा। फिर इससे आगे लगा होगा एक जनरेटर, और जनरेटर से क्या बनेगा, फिर अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। अब आपको बात पता है, प्रीवियस वीडियो के तो आपने अगर देखी होगी तो उसमें आपने बताया था कि स्टीम, जहाँ भी स्टीम टरबाइन का इस्तेमाल होता है, बॉयलर का इस्तेमाल होता है, वहाँ एक सिस्टम जरूर लगाया जाता है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टीम को वापस से वाटर में कन्वर्ट करते हैं। तो कंडेंसेशन प्रोसेस की मदद से हम क्या करते हैं, स्टीम को वापस से ठंडा करेंगे, वाटर में कन्वर्ट करेंगे, उसको रीयूज़ करेंगे,
ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम ऐसे काम करता है। इसके अलावा यहाँ एक और चीज़ दिखाई गई है, फ्यूल। फ्यूल कौन सा इस्तेमाल करते हो, या तो यूरेनियम या तो प्लूटोनियम। ठीक है, हम लोग प्लूटोनियम नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि प्लूटोनियम के ऊपर अभी रिसर्च वर्क चल रहा है, उससे जो प्रैक्टिकल यूज़ में नहीं है अभी। लेकिन प्लूटोनियम को भी माना जाता है कि फ्यूचर में हम इससे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फिलहाल तो यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। और यूरेनियम जो आपका एलिमेंट है, ये दुनिया का सबसे महंगा एलिमेंट है। गोल्ड से भी महंगा, प्लेटिनम से भी महंगा, डायमंड से भी महंगा। तो दुनिया में सबसे महंगी चीज़ को क्या मिलती है अगर, तो वो है यूरेनियम। ठीक है, बहुत कीमती होता है यूरेनियम। और हर जगह पे नहीं पाया जाता, ज़मीन में से मिलता है, ये हर जगह पे नहीं मिलता है। इंडिया में भी एक जगह पे मिलता है, लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है। तो कनाडा वगैरह हो गया, अमेरिका, कुछ रिजर्व्स इसके अफ्रीका में हैं, कुछ रिजर्व्स इसके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कई जगहों पर पाया जाता है, रशिया में भी पाया जाता है ये। ठीक है, अब देखते हैं एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। तो सबसे पहले तो जो न्यूक्लियर एनर्जी थी न्यूक्लियस के अंदर, उसको हमने थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट किया। देन थर्मल एनर्जी मतलब उसको गर्म किया ना, उसके बाद थर्मल एनर्जी से हमने वो स्टीम को मतलब वाटर को बॉयल किया तो स्टीम बनी। तो स्टीम में क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। फिर उस काइनेटिक एनर्जी से हमने टरबाइन चलाया तो टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी आ गई और अल्टीमेटली हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई। तो कितने तरह की एनर्जी होगी भाई साहब, न्यूक्लियर एनर्जी एक, थर्मल दूसरी, काइनेटिक तीसरी, और चौथी हो गई आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो 4 तरह की एनर्जी यहाँ ट्रांसफ़र होती हुई दिख रही है आपको। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर ये मार्क्स भी आपके यहाँ पर कई बार एग्ज़ाम में पूछता है, बोर्ड एग्ज़ाम में, कि फ्लो चार्ट बनाइए, या फ्लो चार्ट दिया होता है उसको कंप्लीट करना है या रीअरेंज करना है। तो कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। तो 2 मार्क के लिए ये वाली आप फ्लो चार्ट याद कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और 1 मार्क के लिए ये वाली फ्लो चार्ट आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, एक पूरा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि ये जो प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे प्रैक्टिकली काम करता है, ये सब आपको यहाँ पूरा सिस्टमेटिकली दिया हुआ है। अब आपकी जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, जैसे कि मैंने कहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्रोसेस होती है ना। इससे ब्लास्ट भी हो जाए तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। तो इसको कहीं पे भी तो नहीं करेंगे, तो इसके लिए स्पेशल पूरा का पूरा एक बिल्डिंग बनाया जाता है जिसके अंदर ये न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस कराया जाता है। अब उसके अंदर भी क्या लगाया गया है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया है, एक पर्टिकुलर टैंक है, और उस टैंक के अंदर क्या हो रही है, हमारी पूरी न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस हो रही है। और एक चीज़ यहाँ देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको देखो कंट्रोल रॉड्स, पॉड्स लिखा है, कंट्रोल रॉड्स चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो कंट्रोल रॉड्स लगाई जाती हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पूरा जो प्रोसेस हो रहा है न्यूक्लियर फिजन का वो यहाँ पर हो रहा है। अब कंट्रोल रॉड्स जो होती हैं वो ग्रेफाइट से बनी हुई रॉड्स होती हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर ये रॉड लगाई जाती है ताकि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो आगे वाले यूरेनियम एटम्स को फिजन ना करवा पाएँ। तो कंट्रोल रॉड्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे होता है। और उसके बाद जो एनर्जी निकली थी, जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकली थी, उसको इस पाइपलाइन से पास किया जाता है और घुमा के वापस से इस रिएक्टर के अंदर डाल दिया जाता है। अब इस पाइपलाइन से जब पास होगा, ये निकलेगा जब, तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो पाइपलाइन है ये गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पूरा गर्म हो जाएगा। और उसके बाद आगे क्या लगा हुआ है, आगे आपका लगा हुआ है यहाँ पर ये बॉयलर। ठीक है, ये बॉयलर के अंदर क्या है भाई, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। अब पानी अगर इस गर्म रॉड के कांटेक्ट में आएगा, जो पाइपलाइन थी जिसमें से न्यूक्लियर एनर्जी पास हो रही थी और वो गर्म हो गया था, तो पानी को बॉयल कर देगा वो। तो बॉयल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और उस स्टीम को क्या करेंगे, इस पाइपलाइन के ज़रिए आगे भेज देंगे। ठीक है, अब आ गए हैं एक दूसरी बिल्डिंग के अंदर। अब इस बिल्डिंग के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर लगा हुआ है एक बड़ा सा टरबाइन जो है स्टीम टरबाइन। अभी जो स्टीम है ये क्या करेगी, स्टीम टरबाइन को घुमाएगी। इससे इधर जनरेटर लगा हुआ है, तो जनरेटर में क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और ये आपके घर में आ जाएगी। अब स्टीम ने टरबाइन को घुमा दिया, उसके बाद इसको ठंडा करना है, तो उसके लिए कूलिंग टावर लगाया हुआ है। अब उसको स्टीम को कूलिंग टावर में नहीं भेजेंगे, अब इसमें थोड़ा सा अलग तरीके का सिस्टम बताया गया है। अब देखो यहाँ पे एक पाइपलाइन लगी है, इस पाइपलाइन में क्या आ रहा है, इस लाइन से यहाँ पर ठंडा पानी आ रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ इस एरिया में क्या है, आपका ठंडा पानी है। अब स्टीम जब इस ठंडे पानी के ऊपर गिरेगी तो क्या हो जाएगी, स्टीम ठंडी हो जाएगी और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पानी में। और पानी कहाँ चला जाएगा, इस नीचे टैंक के अंदर जाके कंडेंसर में स्टोर हो जाएगा और उसको पंप की मदद से वापस से हम किस में डाल देंगे, बॉयलर में डाल देंगे। ओके, और ये वापस से ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, तो पूरा मैकेनिज्म यहाँ समझ में आ गया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ओके,
शुरुआत कहाँ से करी हमने, यहाँ से करी हमने न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर के बाद बॉयलर, बॉयलर के बाद यहाँ स्टीम टरबाइन, टरबाइन से जनरेटर, फिर यहाँ पे कूलिंग टावर, कूलिंग करके यहाँ पे वाटर को वापस से भेज दिया हमने बॉयलर के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छा मेथड यहाँ पर दिखाया गया है ये। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बॉम्ब में बेसिक डिफरेंस कहाँ पर है, तो यहाँ पर ये कंट्रोल रॉड्स का ही डिफरेंस है। अगर आप इसमें से कंट्रोल रॉड्स निकाल देंगे तो ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा। बाकी सारी प्रोसेस यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो हो रहा है न्यूक्लियर फिजन वही होगा। तो अगर यहाँ से कंट्रोल रॉड्स निकाल दी जाए तो ये ब्लास्ट कर देगा पूरा, एकदम अनकंट्रोल्ड वे में न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगी और ये न्यूक्लियर रिएक्टर फूट जाएगा। और फूट जाएगा तो इसमें इतनी एनर्जी जनरेट होती है कि ये क्या कर सकता है, एक पूरे के पूरे शहर को जमीन के नीचे धंसा देगा, है ना, पूरा एकदम नुकसान पहुंचा देगा, ये डिस्ट्रक्शन कर देगा बहुत खतरनाक तरीके से। तो फिर आप कहेंगे कि सर आपने तो हमको न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनता है ये बता दिया, एकदम पूरा प्रोसेस आपने हमको समझा दिया, तो हम भी बनाएंगे, है ना, हमारा कोई दुश्मन होगा तो उसके ऊपर हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे, हम भी बना लेंगे। ठीक है, तो बेटा इतना आसान नहीं होता है। यूरेनियम जो है वो हर किसी को नहीं मिलता है। आप अगर चाहें तो आप प्रधानमंत्री भी अगर होंगे तो आपकी मर्जी के मुताबिक आपको यूरेनियम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यूरेनियम जो है उसके लिए हर जगह पे नहीं पाया जाता। यूरेनियम कुछ कंट्रीज़ को ही दिया जाता है और उसके लिए कुछ इंटरनेशनल लॉज होते हैं ताकि भाई हर किसी इंसान को ये यूरेनियम अवेलेबल ना हो, और काफ़ी महंगा भी मिलता है। ठीक है, तो ये आया होगा आपको, ये समझ में आया होगा आपको पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर एनर्जी कैसे बनाई जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनाई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या हैं इस वाले मेथड में, नेचर को कैसे नुकसान पहुँचता है या इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड हैं इस वाले मेथड से। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद, है ना, कौन से प्रोडक्ट मिल रहे हैं, दो चीज़ें मिल रही हैं। एक तो बैरियम मिल रहा है, एक सेकेंड, दो चीज़ें मिल रही हैं भाई, एक मिल रहा है आपको बैरियम और दूसरा मिल रहा है क्रिप्टॉन। ठीक है, बैरियम और क्रिप्टॉन अगर देखा जाए तो ये भी क्या है, ये भी काफ़ी हार्मफुल ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और इनमें से क्या निकलती है, हार्मफुल रेडिएशन निकलती हैं। और ये रेडिएशन इतनी खतरनाक होती है कि इससे कई जनरेशन्स तक आपको जेनेटिकली डिसऑर्डर्ड चिल्ड्रन देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर क्या कर दिया था, एटम बॉम्ब गिरा दिया था, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया था। तो उसके इफ़ेक्ट्स उस टाइम पर तो दिखे ही थे, बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम हुए थे, लेकिन आज के समय में भी उनकी जो जनरेशन्स आती हैं वो कहीं ना कहीं डीएनए जो है उनका वो अल्टर्ड होता है, उनके जेनेटिक्स जो है वो जीन्स जो है वो अल्टर्ड होते हैं, उनके अंदर कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। तो जो रेडिएशन निकलती है ना बेटा इसमें से, ये बहुत खतरनाक होती है, इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, ये हमारे डीएनए के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो ये जो न्यूक्लियर वेस्ट है, ये जो दो चीज़ें निकल रही हैं बैरियम और क्रिप्टॉन, इसको क्या कहते हैं आप, न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर वेस्ट है इसको डिस्पोज कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, किसके लिए, साइंटिस्ट के लिए भी और इस पूरी दुनिया के लिए भी। कहाँ फेंकेंगे, ज़मीन में डालेंगे तो ज़मीन में से भी ये रेडिएशन बाहर निकल जाती है, पानी में फेंकेंगे तो पानी में से भी निकल जाएगी, हवा में फेंकेंगे हवा में से भी आ जाएगी, जलाएंगे जला भी नहीं सकते, जलेगी भी नहीं ये चीज़ें। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको कहाँ डिस्पोज करें। ठीक है, इसका सोल्यूशन कैसे निकले, तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। फिलहाल क्या किया जा रहा है इसको डिस्पोज करने के लिए, तो इसके लिए एक बिल्डिंग बनाई जाती है बहुत बड़ी, और उसकी मोटी मोटी दीवारें होती हैं, स्टील की बनी हुई दीवारें होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या कर देते हैं, इसको डिस्पोज कर देते हैं। अब एक बिल्डिंग अगर भर जाएगी तो दूसरी बिल्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फिलहाल कोई परमानेंट सोल्यूशन इसका नहीं है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा शुरू है कि इसको क्या किया जाए, कैसे, या तो फिर इसका किसी न किसी वे से इस्तेमाल किया जाए, क्या इसके कोई यूजेस भी हैं क्या। मतलब एक तरह से तो ये हमारे लिए वेस्ट है, न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट वालों के लिए तो ये वेस्ट मटेरियल है, लेकिन क्या हो सकता है क्या कि किसी दूसरे काम के लिए इस वेस्ट को यूज़फुल बनाया जा सके, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। ओके, अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर इसके अंदर एक्सीडेंट हो गया, अगर न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल नहीं हो पाया और ये फट गया, तो क्या हो सकता है, फेटल मतलब जानलेवा हो सकता है, इससे किसी की जान जा सकती है। अरे भाई, किसी की क्या, पूरे शहर की जान चली जाएगी अगर ये फूट गया तो। ठीक है, बहुत खतरनाक चीज़ होती है। दिस एक्सीडेंट में रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ वेरी हार्मफुल रेडिएशन। तो एक्सीडेंट से ब्लास्ट तो होगा ही होगा, उससे एक टेम्पररी नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन एक परमानेंट बड़े लेवल पे
एक लंबे समय के लिए क्या हो जाएगा, वहाँ से रेडिएशन निकलती रहेगी और वो रेडिएशन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पर पानी की मदद से हम क्या बनाने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट में हम क्या बनाएंगे, वाटर को यूज़ करके एनर्जी बनाएंगे। अब वाटर को यूज़ कैसे करेंगे, तो वाटर को अगर एक पर्टिकुलर हाइट पे स्टोर करेंगे तो क्या होता है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम अगर रिलीज़ कर दें तो काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो उस एनर्जी को यूज़ करके हम पावर बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। अब ये जो मेथड है ये ज़्यादा इको फ्रेंडली है। ठीक है भाई, क्यों ज़्यादा इको फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें कोई फ्यूल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और ना ही किसी तरह का कोई कंबशन हो रहा है। कंबशन मतलब जब किसी फ्यूल को, ईंधन को जब जलाया जाता है तो उसमें से कुछ गैसेस निकलती हैं और उस जलाने को ही हम क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। तो किसी तरीके का कोई कंबशन नहीं हो रहा है, कोई भी फ्यूल इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली कोई एयर पोल्यूशन वगैरह नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर भी यहाँ पर कुछ तो इल इफेक्ट्स होंगे। इल इफेक्ट मतलब दुष्परिणाम होंगे ही होंगे, जो कि हमारी लाइफ को, अर्थ के लिए, अर्थ के ऊपर हमारी लाइफ को क्या करेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा या नुकसान पहुंचाता है। अब कैसे होगा, क्या होगा, वो हम आगे देखेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक बड़ा सा रिजर्वायर बनाना पड़ेगा, मतलब एक गड्ढा खोदिए या फिर एक बहुत बड़ा टैंक बनाइए जिसके अंदर आप वाटर को स्टोर करेंगे, और वो भी एक पर्टिकुलर हाइट पे होना चाहिए, है ना, तभी तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी सफिशिएंट अमाउंट में। तो एक रिजर्वायर बनाना पड़ेगा। उसके बाद वाटर टरबाइन चाहिए, उसके आगे क्या कनेक्टेड रहेगा, वाटर टरबाइन, ताकि आप पानी को छोड़ेंगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उससे क्या होगा, टरबाइन घूमेगा। टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर में क्या प्रोड्यूस होगी भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब एनर्जी ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वाटर के पास कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। तो उसको जब आपने रिलीज किया तो उसमें कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। फिर उसको रिलीज करने के बाद उससे क्या घुमाया आपने, टरबाइन, तो टरबाइन में कौन सी एनर्जी आ गई भाई, काइनेटिक एनर्जी। और अल्टीमेटली क्या बन गया आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कितने तरह की एनर्जी देखने को मिली यहाँ पे, एक हो गई पोटेंशियल, दूसरी हो गई काइनेटिक और तीसरी कौन सी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस सिस्टम में 3 तरह की एनर्जी काम करती है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये फ्लो चार्ट दोनों भी 1-1 मार्क के लिए आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 1-1 मार्क के लिए आ सकती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकली ये मॉडल कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती है, कहाँ कहाँ कैसा कैसा अरेंजमेंट इसके अंदर होता है। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर एक रिजर्वायर बनाया गया है ना, क्या बनाया गया है भाई, रिजर्वायर बनाया गया है। इसके अंदर पानी को स्टोर किया गया है और एक पर्टिकुलर हाइट पर है। उसके बाद यहाँ एक गेट दिख रहा है आपको, इसको गेट को ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पानी जो है यहाँ पर फ्लो होते हुए आगे बढ़ेगा। अब स्लोप है तो पानी के अंदर कौन सी आएगी, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और उससे क्या होगा, ये टरबाइन जो है गोल गोल घूमेगा, और टरबाइन घूमेगा तो इधर जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर से क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी। और उस इलेक्ट्रिसिटी को आपके घरों में यहाँ पर देखिए पावर ग्रिड की मदद से आगे भेजा जा रहा है। टरबाइन को घुमाने के बाद जो पानी है उसको छोड़ दिया जाएगा आगे नदी में। ठीक है, टरबाइन घुमाने के बाद पानी कहाँ चला जाएगा, नदी में, मतलब इसको रीयूज नहीं कर सकते आप। स्टीम वाले के केस में क्या था, पानी को आप वापस से रीयूज करते थे, लेकिन इसके अंदर आप पानी को रीयूज नहीं कर सकते, इसको आप आगे छोड़ देते हैं। अब ऊपर से भी आपने देखा होगा कि डैम में कहाँ पर ऊपर से भी दरवाजे होते हैं पानी को छोड़ने के लिए। तो ये जो ऊपर वाले दरवाजे हैं इनको आप कह सकते हो ओवरहेड ओवरफ्लो। ओवरहेड मतलब जब ये पानी हद से ज़्यादा भर जाएगा, एक लिमिट से ज़्यादा पानी भर जाएगा तो इसको क्या कर देंगे, ऊपर वाले दरवाजे से आगे की तरफ छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको रिलीज़ करने के लिए एक ओवरहेड टैंक बनाया जाता है या ओवरहेड ओवरफ्लो बनाया जाता है, जिससे कि आप एक्सेस ऑफ वाटर जो है, जो एडिशनल जो ज़्यादा अमाउंट में वाटर है तो उसको रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका, कैसे काम करता है ये। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसमें से डायग्राम में क्लियरली दिया हुआ है बहुत अच्छे से। आगे देखते हैं अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान, क्या प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले फ़ायदे देखते हैं, क्योंकि भाई कोई किसी तरह का फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कोई कंबशन नहीं हो रहा है, फ्यूल वगैरह कोई नहीं जला जा रहा है, तो उससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा, नो पोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर कोई गैसेस यहाँ पर रिलीज़ नहीं हो रही है जिससे एयर पोल्यूशन हो। उसके बाद इफ़ देयर इज सफिशिएंट वाटर स्टोरेज इन द डैम इट इज़ पॉसिबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एज एंड व्हेन नेसेसरी। मतलब अगर पानी सफिशिएंट है हमारे पास, वाटर जो है वो डैम में अच्छा खासा स्टोर्ड है अगर, तो उससे आप साल भर अच्छी खासी एनर्जी बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं बिना किसी रुकावट के, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बना सकते हैं, ये फ़ायदा हो गया इसका। उसके बाद क्या हो गया भाई, वाटर रिजर्वायर जो है उसमें क्या होगा, इस पावर प्लांट में वाटर रिजर्वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर वो खाली हो जाता है तो उसको भरने के लिए भाई रेनी सीजन आएगा, है ना। अब मान लो कि भाई हमने एनर्जी बनाई साल भर, पूरा टैंक ये जो वाटर रिजर्वायर है पूरा खाली हो गया, भाई बारिश भी पड़ेगी
अब ऐसा तो नहीं है कि इस वाटर रिजर्वायर को या फिर इस डैम को हम कहाँ बनाएंगे, रेगिस्तान में या फिर राजस्थान में बना देंगे, ऐसे किसी जगह पे तो नहीं बनाएंगे ना जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है या जो बारिश यहाँ पर ज़्यादा होती नहीं है। हम उसको कहाँ बनाते हैं, सोच समझ के ऐसी जगह पर बनाते हैं जहाँ पर पानी का अच्छा अवेलेबिलिटी हो, रेनी सीजन में बारिश जो है वो अच्छी खासी होती हो, ताकि क्या हो कि भाई अगर ये डैम खाली भी हो जाता है तो इसमें हम रेनी सीजन में क्या हो जाएगा, पानी वापस से भर जाएगा और इसको हम साल भर फिर से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो सोच समझ के इसको बनाया जाता है जोग्राफिकली कि जहाँ पर रेनी सीजन में अच्छी खासी बारिश होती हो। देन इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले तो बैक फ्लो ऑफ वाटर, तो इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लो कि ये आपका एक नदी है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये पहाड़ है और ये पहाड़ में से निकलेगी नदी, देखो भाई, अरे यार हट जाए ऐसे। तो मान लो कि ये पहाड़ में से ऐसी नदी जा रही है, ठीक है। अब नदी नॉर्मल, अभी हमने डैम बनाया नहीं है, अब नदी के आसपास क्या होगा, गांव बसे होंगे, है ना। क्या होगा, लोगों ने क्या कर दिए, गांव बसा दिए, यहाँ पे घर बना लिए, इस साइड भी घर बना लिए, इस साइड भी काफ़ी सारे घर बना लिए, और नदी के इस वाले साइड, आगे वाले साइड में भी क्या हो गए, कई सारे घर बना दिए गए। अब लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ खेती वेती भी कर रहे हैं, मस्त बढ़िया से नदी के पानी का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। अब एक दिन गवर्नमेंट के मन में कुछ आया कि भाई हम लोग क्या करते हैं, एक डैम बनाते हैं, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे अपन और लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए क्या किया इन्होंने, यहाँ पर एक डैम बना लिया। देखो मान लो यहाँ पे बीच में एक बड़ा सा डैम बना लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इस पानी को रोक लेंगे आप आगे, तो इससे क्या होगा, आप देखो, अब कमाल की बात है, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा भाई, नदी का नॉर्मल ये तो इतना इतना ज़्यादा इसका एरिया था, लेकिन जैसे ही आप पानी को रोक दोगे डैम की मदद से, तो क्या होगा, ये एरिया इतना ही रहेगा क्या, नहीं, ये पानी क्या होगा, इधर आजू बाजू में फैल जाएगा। अब आजू बाजू में फैलेगा, आसपास में फैलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा गांव को लेके डूबेगा। अब हो सकता है कि यहाँ गांव ना होते हुए कोई जंगल हो, और उस जंगल में कई सारे पशु पक्षी रहते हों, है ना, कई तरह की जड़ी बूटियाँ होंगी, कई तरह के पेड़ पौधे होंगे, है ना, कई तरह की वनस्पतियाँ होंगी, तो ये सब कुछ इसके अंदर हो सकता है कि डूब जाए। तो भाई जो पीछे का एरिया है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा बड़ी सी ज़मीन जो है वो पानी के नीचे चली जाएगी। एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब जो उपजाऊ ज़मीन है वो पानी के नीचे चली जाएगी। तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इससे, ठीक है। अब एक तो ये नुकसान हो गया कि भाई जो पीछे की तरफ नुकसान होगा वो देखा आपने। अब आगे की तरफ क्या नुकसान हो रहा है, देखिए, अब आपने पानी को रोक लिया, तो ये लोग जो खेती कर रहे थे उस पानी की वजह से, तो खेती तो सूख जाएगी क्योंकि इनको पानी सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिल पाएगा। तो ये भी गाँव उजड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनको खाना वगैरह नहीं मिलेगा सही तरीके से, तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो एक तो दो तो ये नुकसान हो गए कि भाई एक तो पीछे पानी जमा हो जाएगा और आगे सूखा पड़ जाएगा। तो इस तरफ हो गया बाढ़, इस तरफ आ गया सूखा, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, उसके अलावा देखिए यहाँ पर अब नदी का जो इकोसिस्टम है, मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, नदी के ऊपर डैम बना रहे हो या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना रहे हो, तो नदी का जो इकोसिस्टम होता है अपना एक खुद का एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, तो उसमें कुछ मछलियाँ होंगी, कुछ पेड़ पौधे होंगे, है ना, कछुए वगैरह होंगे, मेंढक होंगे, तो एक इकोसिस्टम होता है। तो वो इकोसिस्टम भी क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वहाँ पे जो एक्वाटिक लाइफ है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। तो यहाँ आपने वो भी लिखा हुआ है कि नदी का जो एक्वाटिक लाइफ है, लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड इन द रिवर, वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। हो सकता है कि मछलियाँ जो हैं इस टरबाइन के अंदर आके फंस जाएं और उससे उनकी जान चली जाए। तो हो सकता है ना कि ये पानी की नदी का जो पानी है उसके साथ साथ ये मछलियाँ जो हैं वो यहाँ पर आ जाएं और उससे उनकी जान चली जाए। तो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, वहाँ का इकोसिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो शॉर्ट टाइम में आपको जब आप डैम बना रहे हो उस समय पर तो आपको बहुत बड़े बड़े इफेक्ट देखने को नहीं मिलते, लेकिन आने वाले समय में 10 साल में 20 साल में वहाँ का पूरा इकोसिस्टम चेंज हो सकता है। तो इससे एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है एनवायरनमेंट पर। तो डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली इसमें कई सारे इल इफेक्ट्स जो हैं देखने को मिलते हैं। तो ये था आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, उसके क्या फ़ायदे, क्या नुकसान, कैसे काम करता है। एग्जाम में अगर एग्जाम्पल पूछता है तो एक एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, यहाँ पर कोयना डैम दिया हुआ है। कोयना डैम ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो एक कोयना डैम है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऑपरेट करता है वहाँ पर। तो एग्जाम्पल 1 मार्क के लिए कभी कभी पूछता है, तो वो भी याद रख लीजिए आप, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोनों टॉपिक। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न एनर्जी रिसोर्सेज, और उसमें भी हम देखेंगे विंड एनर्जी के बेसिस पे हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।